जी सर। तो हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज के इस क्लास में हम लोग इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन किसको कहते हैं? मुख्तलिफ असबाब की बुनियाद पर जब अमा के मशमूलात खारिज नहीं हो पाते हैं तो उस मर्ज़ी कैफियत को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या तसद्दुद अमा यूनानी तिब्बी इस्तिलाह में कहते हैं। अमा के लुमेन के अंदर जुज़ी या कुल्ली तौर पर ब्लॉकेज हो जाए, जिसके नतीजे में जो अमा के कंटेंट्स हैं, इंटेस्टाइनल कंटेंट्स हैं, वो खारिज न हो पाए, तो उस मर्ज़ी कैफियत को तसद्दुद अमा या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बड़ी आंत में भी हो सकता है और छोटी आंत में भी हो सकता है। यानी इसमें कोई कैद नहीं है, किसी भी आंत के अंदर, बड़ी आंत के अंदर भी और छोटी आंत के अंदर भी किसी में भी ब्लॉकेज हो सकता है। अगर हम लोग इसकी इंसिडेंस की बात करें तो 1.47 पर 1 लाख केस में से सालाना जो है यूनाइटेड स्टेट में इसके मरीज़ पाए जाते हैं। और जो लोग कोलोरेक्टल कैंसर के मरीज़ होते हैं, ऐसे लोगों में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का इंसिडेंस जो है 1 लाख मरीज़ों में से 0.15 से लेकर के 0.29 केसेस हुआ करते हैं। अब हम लोग इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के काजेज़ की बात कर रहे हैं। वो कौन कौन से असबाब हैं जिनकी बुनियाद पर अमा के अंदर रुकावट या तसद्दुद पैदा हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो इस मर्ज़ के मुतअद्दिद असबाब हैं। उन तमाम असबाब को हम लोग 3 अक़साम में तकसीम कर सकते हैं। यानी 3 तरह के बड़े बड़े असबाब में अगर तकसीम किया जाए तो इसको 3 मेजर ग्रुप्स में हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में 2 तरह के असबाब का ज़िक्र कर सकते हैं। एक दाखिली असबाब, दाखिली तसद्दुद, और दूसरा खारजी तसद्दुद, यानी इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन और इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है जो इंटेस्टाइन है उसकी दीवार पर कोई ऐसा सबब पैदा हो जाए या खुद उसके लुमेन के अंदर कोई सबब मौजूद हो जिसके नतीजे में आंत के अंदर रुकावट पैदा हो जाए, आंत के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाए। तो मुख्तलिफ़ असबाब हैं जिनकी बुनियाद पर जो अमा की दीवार के अंदर या अमा के लुमेन के अंदर पाए जाते हैं, जिसके नतीजे में अमा में तसद्दुद या रुकावट पैदा हो जाता है। जैसे इन्फ्लामेटरी स्ट्रक्चर बन जाए, अमा के अंदर इल्तिहाबी कैफियत पैदा हो जाए और उसके नतीजे में वहाँ स्ट्रक्चर बन जाए, जैसे क्रोन्स डिसीज़ में होता है। या फिर पैदाइशी तौर पर ही अमा के ल्यूमेन के अंदर तंगी पाई जाए,
जैसे कंजेनाइटल स्टेनोसिस है, एट्रेसिया है, या इम्परफोरेटेड एनस है। इसी तरह से अमा के अंदर सलाह वगैरह जब पैदा हो जाता है, ट्यूमर जब बन जाता है, तो उसके नतीजे में भी ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है। और बसा औकात जो राउंड वॉर्म्स हैं, दीदाने आमा, उसके नतीजे में भी आंतों के अंदर रुकावट पैदा हो जाती है। गाल स्टोन हेसाते मेरारा की वजह से भी आंत के अंदर रुकावट पैदा हो जाती है। या जो बराज है वो खुश्क हो करके सूख करके रास्ते को रोक दे, फिकोलिथ, या कोई फॉरेन बॉडी अमा के अंदर मौजूद हो, या अमा के अंदर अल्सरेशन हो जाए, करहा बन जाए, और उसके नतीजे में अमा में रुकावट पैदा हो जाए। तो ये सब मैकेनिकल इंटरनल काजेज थे। और बाज़ असबाब वो हैं जिनका ताल्लुक अमा के अंदर नहीं होता बल्कि अमा के बाहर होता है। आंत के अंदर नहीं बल्कि आंत के बाहर होता है, लेकिन वो अमा के ल्यूमेन के अंदर पार्शियल या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन का सबब बनते हैं प्रेशर की वजह से। यानी एक्सटर्नल कंप्रेशन, बाहर से अमा की दीवार पर दबाव पड़े और उसके नतीजे में उसका ल्यूमेन जो है नैरो हो जाए या ब्लॉक हो जाए। तो वो कौन कौन सी मर्जी कैफियत हैं जिसके नतीजे में एक्सटर्नल प्रेशर पड़ता है या एक्सटर्नल कंप्रेशन होता है? पेरिटोनियल एडिशन और बैंड, या फिर इंटरसेप्शन, वाल्वुलस, या इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूमर, या स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। तो इन मुख्तलिफ असबाब के नतीजे में इंटेस्टाइन पर प्रेशर पड़ता है, जिसके नतीजे में उसका ल्यूमेन पार्शियली या कंप्लीटली नैरो हो जाता है। नैरो हो जाने की वजह से जो उसके कंटेंट्स हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था एक्सटर्नल कंप्रेशन की। अब मैं इस मर्ज़ के दूसरे अहम असबाब का जिक्र कर रहा हूँ, न्यूरोजेनिक ऑब्स्ट्रक्शन। बसा औकात जो है अमा के अंदर असबी बुनियाद पर अमा के ल्यूमेन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाता है, ख़ासतौर से जब पैरालाइटिक इलियस के नतीजे में ऐसा हुआ करता है। पैरालाइटिक इलियस किसको कहते हैं? जो इंटेस्टाइन का पैरालिसिस ऑफ मस्कुलरिस ऑफ द इंटेस्टाइन, अमा के अज़लात के अंदर हरकत नहीं हो पाती है, और इस हरकत के न होने की वजह क्या होती है? उसके अंदर आर्जी तौर पर फालिज नुमा कैफियत पैदा हो जाती है। इस तरह की कैफियत क्यों होती है? मुख्तलिफ असबाब की बुनियाद पर जब शॉक पैदा हो जाता है, जैसे ऑपरेशन के नतीजे में या फिर वर्म बारितून हाद के नतीजे में, एक्यूट पेरिटोनाइटिस के नतीजे में जो अमा का अज़ला है उसके अंदर फालिज की सी कैफियत पैदा हो जाती है, जिसके नतीजे में उसका मूवमेंट नहीं हो पाता है। मूवमेंट नहीं होने की वजह से
उसकी जो मशमूलात हैं, वो कंटेंट्स हैं, वो निकल नहीं पाते हैं और इस तरह से उसके अंदर रुकावट पैदा हो जाती है। तीसरा अहम सबब वास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन है। वास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन में जो सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है या इसकी जो ब्रांचेज हैं, उसके अंदर रुकावट पैदा हो जाए। इसके अंदर किस वजह से रुकावट पैदा हो जाती है? थ्रोम्बोसिस की वजह से या फिर एम्बोलिज्म की वजह से या एक्सीडेंटल लाइगेशन की वजह से। तो इसके नतीजे में भी अमा के अंदर रुकावट पैदा हो जाती है। अमा के अंदर या आंत के अंदर रुकावट के जितने भी असबाब हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सटर्नल कंप्रेशन के जितने असबाब हैं, उन असबाब की बुनियाद पर आंत के अंदर रुकावट पैदा होती है। यानी मोस्ट कॉमन काज क्या है? एक्सटर्नल कंप्रेशन। 80% से ज़ायद मरीजों में एक्सटर्नल कंप्रेशन ही के नतीजे में होता है। पेरिटोनियल एडिशन या बैंड जो है, ये किस वजह से होते हैं? जब पेरिटोनियम के अंदर इन्फ्लामेटरी कंडीशंस पैदा हो जाते हैं, तो उसके नतीजे में वहाँ फाइब्रस टिश्यू बन जाते हैं। इसी के नतीजे में वहाँ पर एडिशंस और बैंड का फॉर्मेशन होता है, और ये भी आंतों पर कंप्रेशन का सबब बना करते हैं। और बसा औकात जो है, शाज़ो नादिर हालात में बगैर इन्फ्लामेशन के भी फाइब्रस एडिशन और बैंड बन जाया करते हैं। यानी कंजेनाइटल, पैदाइशी तौर पर ही इस तरह की कैफियत पाई जाती है। चाहे इल्तिहाब के नतीजे में ये बैंड बने या बगैर इल्तिहाब के खिलकी तौर पर मौजूद हो, दोनों सूरतों में ये बॉवेल वाल पर बाहर से अपना प्रेशर डालते हैं, जिसके नतीजे में आंत के अंदर रुकावट पैदा हो जाती है। इसी तरह से हर्निया वगैरह, हर्निया में भी अमा पर प्रेशर पड़ता है और उसके नतीजे में उसके अंदर रुकावट पैदा हो जाती है, चाहे ये हर्निया इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। एक्सटर्नल हर्निया किसको कहते हैं? प्रोट्रूजन ऑफ द बॉवेल थ्रू अ डिफेक्ट और वीकनेस इन द पेरिटोनियम। आंत का कुछ हिस्सा पेरिटोनियम के अंदर ज़ोफ की वजह से या उसके अंदर किसी तरह की नक्स या खामी हो, उसके नतीजे में बाहर आ जाए। और इंटरनल हर्निया जो एक्सटर्नल सरफेस पे ना हो बल्कि इंटरनल सरफेस पे हो और उसके नतीजे में रुकावट का सबब बने। हर्निया बनने के दो अहम असबाब हुआ करते हैं, एक तो लोकल वीकनेस और दूसरा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है बढ़ा हुआ हो। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कब बढ़ जाता है? जब खांसते हैं या स्ट्रेनिंग, स्टूल पास करते वक्त ज़ोर लगाते हैं या किसी तरह का एग्जर्शन हो। तो इन तमाम सूरतों में अंदरूनी बत्न जो दबाव है वो बढ़ जाया करता है। तो ये सब भी हर्निया का सबब हुआ करते हैं। इंटरसेप्शन में क्या होता है? इसमें जो आंत का बाज़ हिस्सा खुद आंत के अंदर दाखिल हो जाता है, यानी टेलीस्कोपिंग ऑफ सेगमेंट ऑफ इंटेस्टाइन इनटू द सेगमेंट बिलो ड्यू टू
पेरिस्टाल्सिस। आंत के अंदर जो हरकतें दूधिया होती है उसके नतीजे में आंत का कुछ हिस्सा वो अपने नीचे वाले हिस्से में जा कर के फंस जाता है, घुस जाता है। उसके नतीजे में भी रुकावट हुआ करती है। ये इंटरसेप्शन जो है आमतौर से जो इन्फेंट्स होते हैं या यंग चिल्ड्रेन होते हैं उनमें हुआ करता है, और अक्सर व बेशतर जो है इलियोसिकल रीजन में होता है। और जब इसके असबाब क्या है इंटरसेप्शन के बच्चों में, ये बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं है, बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है। अलबत्ता जो लिम्फोइड टिश्यू है उसके अंदर जब इनलार्जमेंट होता है तो उसके नतीजे में ये हो सकता है। और बड़े लोगों में इसके असबाब हैं फॉरेन बॉडीज़ या ट्यूमर वगैरह। इंटरसेप्शन का कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है? आंतों के अंदर रुकावट, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, गैंग्रीन, परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस, इन्फार्क्शन। वाल्वुलस किसको कहते हैं? ट्विस्टिंग ऑफ लूप ऑफ इंटेस्टाइन अपॉन इट्स सेल्फ थ्रू 180 डिग्री और मोर। आंत बल खा जाती है, उसमें उसके अंदर मरोड़ पैदा हो जाती है, तो उसको वाल्वुलस कहते हैं। वाल्वुलस के नतीजे में भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है, और दूसरा इसके नतीजे में जो नक्स पैदा होता है वो ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाता है अफेक्टेड लूप का। आमतौर से वाल्वुलस के असबाब क्या क्या हैं? बैंड्स या एडिशन, चाहे वो पैदाइशी तौर पर हो या इन्फ्लामेशन के नतीजे में हुआ हो। वाल्वुलस जो है ज़्यादातर सिग्मोइड कोलोन में हुआ करता है। अब हम लोग इस मर्ज के क्लिनिकल फीचर की बात कर रहे हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में किस तरह की अलामत मिला करती हैं? पेट में दर्द होता है, वोमिटिंग होती है, पेट फूल जाता है, मरीज़ कब्ज़ में मुब्तला हो जाता है, और जो उसके अंदर बॉडी फ्लूइड्स है उसकी कमी हो जाती है, और इस तरह से वो डिहाइड्रेशन में भी मुब्तला हो जाता है। ख़ास तौर से इस मर्ज़ में 3 अहम अलामतें, इंटेस्टाइनल कॉलिक, वोमिटिंग और डिस्टेंशन, ये 3 अहम अलामतें हैं। इसके अलावा एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, डिहाइड्रेशन वगैरह भी मिला करती है। अगर हम लोग इंटेस्टाइनल कॉलिक की बात करें तो जब ऑब्स्ट्रक्शन जेजुनम में या उससे ऊपर होता है, इलियम या इलियम से ऊपर होता है, तो कॉलिकी पेन जो है 3 से 5 मिनट के वक्फे के दौरान पैदा होता है, और ये दर्द जो है लगभग 30 सेकंड तक बरकरार रहता है। लेकिन दर्द का ये वक्फा तवील हो जाता है। कब? जब ऑब्स्ट्रक्शन टर्मिनल इलियम में हो। टर्मिनल इलियम में जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो दर्द जो है 8-10 मिनट तक बरकरार रहता है, और मकाम दर्द के एतबार से भी ऑब्स्ट्रक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रैम्प की तरह से दर्द होता है, और ये एपिगैस्ट्रिक रीजन या अम्बलाइकल रीजन में हुआ करता है। जबकि कोलोन में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, कोलोनिक क्रैम्प कहाँ पे महसूस होता है? लोअर एब्डोमेन में, यानी हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। वोमिटिंग की अगर बात करें, वोमिटिंग इस मर्ज़ की एक अहम अलामत है, और वोमिटिंग की फ्रीक्वेंसी का दारोमदार जो है मकाम तसद्दुद या साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। अगर छोटी आंत के बालाई हिस्से में ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती है बनिस्बत टर्मिनल पार्ट ऑफ द
स्मॉल बोवेल। छोटी आंत के आखिरी हिस्से के बनिस्बत जब छोटी आंत के इब्तदाई हिस्से में रुकावट होती तो उसमें वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। और शुरू में जो है, जो वोमिटिंग में जो मादे खारिज होते हैं, जो वोमिटस होते हैं, उसमें क्या, जो मैदे के अंदर जो खाई हुई ग़िज़ा होती है वो निकलती है, इंजेस्टेड फूड पार्टिकल्स और मैदे की रतूबत वगैरह। उसके बाद जो ड्यूडेनम के अंदर कंटेंट्स होते हैं वो निकला करती हैं। ड्यूडेनम के अंदर क्या होता है, बाइल होता है, बाइल सफरावी क्या हुआ करती है बाद में। और सबसे आखिर में मैं वोमिटिंग के बारे में बात कर रहा था कि शुरू में जो है मैदे के अंदर जो कुछ मरीज़ खाया होता है वही निकलता है। उसके बाद में जो ड्यूडेनम के कंटेंट्स हैं यानी बाइल वो निकलता है। और सबसे आखिर में जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो मवाद मौजूद होता है वो निकला करता है। यानी जो तब तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचते पहुँचते वहाँ पर जो बराज की शक्ल इख्तियार कर लेती है खाई हुई ग़िज़ा, तो बराजी मवाद जो है खारिज हुआ करते हैं। उसको क्या कहते हैं, फिकोलेंट। लेकिन इतना प्रोसेस होने में लगभग 3-4 दिन लग जाते हैं। यहाँ तक पहुँचने में इस तरह की कैफियत लायक होने में लगभग 3-4 दिन लग जाते हैं। और अगर फिकोलेंट यानी बोराजी फुजलात अगर वोमिटिंग में खारिज हो तो ये ग्रेव साइन है, ये ख़तरनाक तस्लीम किया जाता है। नेक्स्ट क्या चीज़ मिला करती है, डिस्टेंशन, पेट फूल जाता है। पेट मरीज़ का जो है, जो लोग तसद्दुद अमा में मुब्तला होते हैं उसका पेट फूला हुआ होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मर्ज़ की इब्तिदाई में मरीज़ का पेट फूल जाए। लेकिन अगर थोड़ा सा भी फूला हुआ होता है तो जो लोग तजर्बाकार मुआलिज होते हैं वो इसको महसूस कर लेते हैं। और जब वो इसको महसूस कर लेते हैं तो उसे इसकी तशख़ीस में बहुत आसानी हो जाती है। नेक्स्ट सिम्टम क्या मिलती है, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, यानी मरीज़ जो है मुकम्मल तौर से कब्ज़ में मुब्तला हो जाता है। ना तो हवा खारिज होती है और ना रिया खारिज होती है और ना ही स्टूल पास करता है। उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शुरू ही में मरीज़ एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन में मुब्तला हो जाए। मुमकिन है कि मरीज़ सुबह में स्टूल पास किया हो, क़ज़ाए हाजत पूरी की हो और उसके बाद उसको ये तकलीफ़ हुई हो। तो इस तरह से 24 घंटे जो है ना मरीज़ को वॉच करते हैं। 24 घंटे में देखते हैं अगर वो स्टूल पास नहीं करता, फ्लैटस पास नहीं करता है, तब इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है, नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर क्या है, डिहाइड्रेशन। जो रतूबात जिस्मानी है उसके अंदर कमी हो जाती है, मरीज़ डिहाइड्रेटेड होता है। और डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किस वक्त हुआ करता है, जब ऑब्स्ट्रक्शन जो है आंत के बालाई हिस्से में हो। आंत के बालाई हिस्से में जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उस वक्त मरीज़ जो है वोमिटिंग की वजह से, चूँकि रुकावट हो जाती है, तो मरीज़ बार बार कै करने लगता है। कै में
रुतूबात जिस्मानी या बॉडी फ्लूइड्स का अखराज होने लगता है, जिसके नतीजे में मरीज़ जो है डिहाइड्रेटेड हो जाता है। और ये डिहाइड्रेशन जो है ये टर्मिनल इलियम में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें कम होता है। इसके बरक्स अगर जेजुनम में ऑब्स्ट्रक्शन है तो मरीज़ ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हुआ करता है। तो इस तरह की ये मुख्तलिफ़ अलामतें मिला करती हैं। पेट में दर्द, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन एंड डिहाइड्रेशन। These are clinical feature of intestinal obstruction। ठीक, किसी कुछ पूछना है? हेलो हेलो, यस सर। किसी कुछ पूछना है तो बोलो। नो सर, नेक्स्ट क्लास का अच्छा, ठीक टाइम हो ठीक गया सर। ठीक है, क्लास ज्वाइन करो, इन करते हैं मीटिंग। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।